बायनोमियल थ्योरम से संबंधित कुछ सवालों को देखेंगे। ये वो बेसिक सवाल हैं जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन सवालों को सोल्व करना। देखिए बच्चों, पहला सवाल है कि x माइनस वन बाई एक्स की पावर 4। अब मुझे x माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 का एक्सपेंशन ओपन करना है। तो बच्चों मुझे इतनी याद होनी चाहिए कि जो पावर होगी उसकी पावर जो उसकी टर्म होगी इस बायनोमियल एक्सपेंशन की वो एक ज़्यादा होगी, मतलब इसकी टोटल टर्म होगी 5 और फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज होगी। तो मैं ये जो x माइनस वन बाई एक्स लिखा हुआ है इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब बच्चों इसको लिखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि इसमें टोटल टर्म है 4, तो मैं इसकी एक पावर ज़्यादा बना के इसकी टोटल टर्म आ जाएगी, तो इसकी टोटल टर्म होगी 5। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। बेटा जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर हमेशा डिक्रीज होगी। और बेटा जो सेकंड टर्म होगी उसकी पावर हमेशा बढ़ेगी। फिर इनके बीच में आ जाएगा प्लस। ये मैंने आपको विदाउट फॉर्मूला याद किए हुए समझाया था। अब बेटा इसमें हर टर्म की वैल्यू निकाल के हम रख देंगे और आंसर आ जाएगा। अब बेटा मुझे बताइए 4c0 की वैल्यू क्या होती है 1, इनटू में दैट इज x की पावर 4 पर इनटू में माइनस 1 बाय x की पावर 0, तो किसी की पावर 0 होती है 1 प्लस। बेटा 4c1 की वैल्यू क्या होती है 4 फैक्टोरियल अपन में 4 फैक्टोरियल अपन में 1 फैक्टोरियल अपन में 4 माइनस 1 होता है 3 फैक्टोरियल। मेरी बात समझ में आ गई? तो दैट इज अ 4c1 की वैल्यू आ जाएगी 4 इनटू में x की पावर 3 और माइनस 1 बाय x, तो हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स। मेरी बात समझ में? प्लस 4c2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? 4c2 की वैल्यू होती है 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल 4 इनटू 3 इनटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगी बेटा 3 टू द 6। तो बेटा 4c2 की इसकी वैल्यू हमने निकाली, इसकी वैल्यू हमने निकाली, तो 4c2 की वैल्यू होती है 6। बेटा दैट इज द एक्स स्क्वायर। और बेटा माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो पावर इवन है तो माइनस पावर के कारण हट जाएगा, दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। बेटा प्लस 4c3। बेटा 4c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेटा 4c3 की वैल्यू हो जाएगी मेरे हिसाब से 4, आप निकाल लेना, और x की पावर 1 हो जाएगा x और माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, x की पावर होल क्यूब। देखो बेटा पावर ओड है तो उसके कारण माइनस आ जाएगा बाहर, तो दैट इज अ प्लस माइनस माइनस और 1 बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। बेटा 4c4 होता है 1, x की पावर 0 भी होती है 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर होल 4। बेटा पावर ओड है या इवन है तो माइनस इवन पावर के कारण हट जाएगा, दैट इज 1 बाई एक्स की पावर 4। तो बेटा इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज x की पावर 4, एक x से एक x गया प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो दैट इज 4x स्क्वायर, एक स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया दैट इज द 6, एक x से ax चला गया तो माइनस 1 बाई एक्स की पावर होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स की पावर 4। बेटा आपने देखा कि दैट इज अ बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ द x माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4। वेरी इजी है, अपने विदाउट फॉर्मूला याद किए हमने इस चीज को किया है। आइए अगला एक्सपेंशन खोलते हैं। बच्चों अगले सवाल को बड़े ध्यान से देखिए। बेटा इसने पूछा कि ये जो आपका बायनोमियल एक्सपेंशन इसको ओपन करके बताना है कि इसका जो थर्ड टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। आप इसका पहले एक्सपेंशन करें, होल क्यूब का एक्सपेंशन करना बच्चों। तो मैं ऐसे बोल दूं कि सर फर्स्ट टर्म टोटल टर्म होगी 4, 3c0, 3c1, 3c2, 3c4, बोलो आया? बेटा जो फर्स्ट टर्म होगी 2x होगी, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2x प्लस माइनस 1 की होल पावर 3, तो फर्स्ट टर्म इज 2x, तो बेटा 2x की पावर
डिक्रीज होगी, और जो फर्स्ट टर्म है -1, तो -1 की पावर इंक्रीज होगी बच्चों। बोलो आया बेटा। इसमें थर्ड टर्म कौन है? इसमें थर्ड टर्म है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बेटा थर्ड टर्म, इस थर्ड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है 3c2, और अगर मैं इस पूरे टर्म को सोल्व कर दूं, सोल्व करने के बाद जो कांस्टेंट आएगा दैट इज द कोएफिशिएंट। चलो 3c2 को सोल्व करते हैं। 3c2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो मैं 1 फैक्टोरियल बच्चों। और बेटा 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 × 1, और 2 से 2 गया, ठीक है, 1 से 1 काट दो तुम्हारे लिए 3 बचा बच्चों। बेटा 3c2 की वैल्यू आ गई 3 इंटू बेटा 2x की होल पावर कितनी होगी? 2x की होगी बच्चों। और बेटा -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, तो दैट इज द 6x बच्चों। बेटा जो ये वाला जो टर्म आया उसकी जो वैल्यू आएगी 6x। बेटा इसका जो कोएफिशिएंट होगा थर्ड टर्म का दैट इज 6। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाता कि फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म दैट इज 3c2, इसके बारे में हम और भी डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तो एक छोटा सा सवाल था तो हमने इसको सोल्व कर लिया। मेरी बात समझ में आई? आपको शायद इस सवाल में ये भी समझ में आया होगा कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट क्या होता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि 102 की पावर 4 को कैसे सोल्व करना है। बेटा लिखा है 102 की पावर 4, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे ओपन करेंगे? तो मैं इसे लिखूं 102 + 100 + 2 की पावर 4। फिर मुझे याद है कि 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और बच्चों 4c4। फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी, और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होगी। और बच्चों इनके बीच में लगा दूंगा प्लस। अब आप इसको सोल्व करना, इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेना और इसको सोल्व कर लेना। इनको कैलकुलेट करने के बाद सबको जोड़ दोगे तो भाई साहब 102 की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी। तो देखा आपने 102 की पावर 4 को बाइनोमियल एक्सपेंशन से कैसे सोल्व किया जा सकता है। अगर बेटा यहाँ पर 98 होता तो 98 की पावर 5 होती तो मैं इसको ऐसे लिखता 100 - 2 की पावर 5, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था -2 की पावर 5। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर एक बार देखते हैं। तो बेटा इस सवाल में एक दिक्कत आ गई है कि यहाँ पर अंदर ही 3 टर्म है, जबकि अपन भी किसी का भी बाइनोमियल एक्सपेंशन कर रहे थे तो बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो, 2 टर्म का एक्सपेंशन, यहाँ पर तो अंदर ही 3 टर्म आ गई। तो बेटा आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? सोच के देखना, थोड़ा अपना दिमाग लगाना कि आप इसको ऐसे लिख दो ना 2 टर्म में बना के। लिख सकते हैं, हाँ आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पर मुझे 1 एक अलग टर्म मिल गई तो मैं 1 की पावर कुछ भी करूँ तो 1 ही आएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई इसी को अलग कर दिया जाए 1 को। तो बेटा क्या फॉर्मूला बन जाएगा इसका, क्या एक्सपेंशन बन जाएगा? 3c0, 3c1, 3c2 और 3c3। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है ये डिक्रीज होगी। और फर्स्ट टर्म की सेकंड टर्म की पावर तो चलो लिख देता हूं, और इनके बीच में लगा देते हैं प्लस। बेटा इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे।
तो मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। बेटा 3C0 कितना होता है? 3C0 होता है सर 1। अब बेटा एक चीज देखो, 1 की पावर तो कुछ भी करो, हर टर्म में 1 की पावर कुछ 1 ही आएगी, तो इनको मैं हटा रहा हूं। बस हमारे पास इसको सोल्व करना है इस वाली टर्म में। 3C0 तो 1 ही होता है, तो a प्लस b का होल क्यूब लगा दीजिए, a क्यूब तो x स्क्वायर की पावर क्यूब, तो x की पावर 6, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b, तो 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 की पावर x की पावर 4 हो गई, और बेस में पावर जुड़ जाएगी, तो मेरे हिसाब से 3x की पावर 5 हो जाएगा, और 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो बेटा हो जाएगा ये 3x की पावर 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म, प्लस ये तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई बच्चों। सेकंड टर्म की वैल्यू निकालते हैं इसकी। बेटा 3C1 क्या होगा? 3C1 मेरे हिसाब से 3 होगा ना, और x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू का होल स्क्वायर करिए, तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस में 2x की पावर 3, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा 3C2 की वैल्यू निकालिए। 3C2 की वैल्यू हो जाएगी 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इनटू में 1 फैक्टोरियल, तो बेटा 3C2 की वैल्यू हो जाएगी 3, और दैट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस, अब बेटा किसी की यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x की पावर होल 0, तो ये तो 1 हो जाएगा किसी की पावर 0, और 3v1 होता है, तो 1 इंटू 1 ये हो जाएगा। आई थिंक कि आप इनको सोल्व करके पूरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर होल क्यूब का आंसर निकाल लो। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब बाकी तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना, x की पावर 6, x की पावर क्यूब अगर जिस मारी उनको जोड़ लेना, x की पावर 6 अगर किसी मारी तो उनको जोड़ लेना, आपस में कोलैब कर लेना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो नेक्स्ट तरीके का अब सवाल देखते हैं अगला। बेटा लिखा है 1.1 की पावर 10,000 और 1000 में से कौन बड़ा? इन दोनों में से कौन सी संख्या, कौन सा नंबर बराबर बड़ा है? चलो देखते हैं। बेटा मैं इस 1.1 की पावर 10,000 को ऐसे लिख दूं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। बेटा 1 प्लस 0.1 की 10,000 को तो सॉल्व करेंगे, तो ऐसे लिख दूं 10,000 C0, 1 की पावर तो कुछ भी करो, तो 1 से देखो फर्स्ट टर्म की पावर तो घटेगी, लेकिन घटेगी तो भी 1 ही आएगा, तो इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो 0.1 की पावर 0, सेकेंड पावर तो घटेगी ना। 10,000 C1, 0.1 की पावर 1 हो जाएगी बच्चों। 10,000 C2, तो 0.1 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 2, प्लस 10,000 C3, तो 0.1 की पावर भी कितनी हो जाएगी बच्चों 3, एंड लास्ट में आप देखिएगा बेटा 10,000 C0 होता है 1 और 0.1 की पावर भी 1 होता है, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1, प्लस बेटा 10,000 C1 कितना होता है? 10,000 C1 होता है 1000 होता है 10,000 C1 कितना होता है कोई बताएगा? 10,000 C1 होता है 10,000 फैक्टोरियल अपन में, हाँ 10,000 ही होता है, और 0.1 की होल पावर 1 दैट इज द 0.1, और 0.1 को मैं ऐसे लिख दूं 1/10। बच्चों मैं आगे में लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि देखना यही काम हो जाएगा, इसके बाद का मैं ऊपर लिख देता हूँ। चलो नहीं 1 प्लस बेटा 1 से 1 गया, 1 0 से 1 0 गया, तो 1000 आ गया, 1000 आ गया, तो 1000 फिर प्लस बेटा 1000 प्लस 1 कितना हो जाता है? 1000 प्लस 1 होता है 1001। तो बेटा एक चीज देखना, ये दो नंबर ही आपस में मिलके 1000 से बड़े हो रहे हैं, तो आगे भी तो जुड़ते जाएंगे ना इसमें,
तो इससे ये पता चल जाता है पहली और दूसरी टर्म का सम करके ही कि इसका जो भी आंसर होगा वो 1000 से तो बड़ा ही आने वाला है। मेरी बात समझ में आई आप? इसलिए मैंने इसको आगे एक्सपेंड नहीं किया, मैंने केवल 2 टर्म का ही सम निकाल के देख लिया और वही 1001 से 1001 आ गया, 1001 आ गया। तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि वो तो 1000 से बड़ा होने ही वाला। ठीक है, एक लास्ट तरीके के सवाल करते हैं आज हम। बेटा इसमें पूछा गया है 9n+1 माइनस का 8n माइनस का 9 इज डिविजिबल बाय 64 और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ना। बेटा एक तरीका तो ये है कि आप n की वैल्यू 1 रखो फिर 2 रखो और देखना 1 रखने पर भी ये 64 आएगा तो 64 से डिवाइड हो गया, 2 रखने पर ये 64 का ही मल्टीपल आएगा तो भी 64 से, 3 रखने पर भी। तो ये तो शॉर्टकट तरीका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो वहाँ भी करना पड़ेगा आपको संख्याओं का। पर इसको बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व कैसे करें? बेटा ये 9 है, मैं क्या कर रहा हूँ इस 9n+1 को, हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए तो इसको इसी तरीके से करना। मैं इस 9n+1 को ऐसे लिख दूँ 1 + 8 की पावर n+1, समझ में आया? तो 9n+1 इसका एक्सपेंशन कर सकता हूँ क्या? कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म n+1 c0, फर्स्ट टर्म की पावर इंक्रीज होगी और फर्स्ट टर्म तो 1 है तो इंक्रीज करने का कोई डिक्रीज होगी, डिक्रीज करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि 1 ही आएगा। और जो सेकंड टर्म है उसकी पावर बढ़ेगी n+1 c1 दैट इज द 8 की पावर 1 प्लस n+1 c2, 8 की पावर कितनी आ गई 2, n+1 c3 तो 8 की पावर कितनी आ गई 0 1 2 3 1 2 दैट इज द 3। बोलो आया समझ में? ऐसे ही मैं इसको एक्सपेंड करता हुआ जाऊँ। बेटा n+1 c0 कितना होता है 1 होता है और ये 8 की पावर 0 भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो दैट इज द 1 प्लस n+1 c1 की वैल्यू कितनी आएगी? n+1 c1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? n+1 आएगी और 8 की पावर 1 8 होता है प्लस, इसको मैं एज इट इज अभी छोड़ रहा हूं अगली वाली टर्म को, n+1 c2 8 की पावर 2 n+1 c3 8 की पावर 3 बच्चों, और एज वेल एज मैंने इसको आगे लिख दिया। बेटा थोड़ा सा इसको और मैं सोल्व करता हूँ 9n+1 को। देखो 8 को अंदर मल्टीप्लाई करना 8n + 8 और प्लस 8 + 1 कितना हो जाएगा? देखो मैंने क्या लिखा है ना 1 + 8n + 8 प्लस n+1 c2 ऐसे चलता जा रहा है तो 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 + 8n प्लस n+1 c2 8 की पावर 2 n+1 c3 8 की पावर 3 एज वेल एज चलता चला जाएगा। पर हमें तो ये बताना था ना कि जो डिविजिबल है 64 से। बेटा इसको अगर मुझे डिविजन 64 बताना है तो मैंने तो लेकिन ये टर्म ली थी, तो मैं दोनों तरफ अगर -8n -9 कर दूंगा तो आ जाएगा ना। ये देखो 9n+1 दोनों तरफ में बोथ साइड 8n -8 कर सॉरी 8n -9 कर। तो ये क्या है 9 + 8n प्लस n+1 c2 8 की पावर 2 n+1 c3 8 की पावर 3 प्लस में, और साथ में बच्चों मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया दोनों तरफ -8n -9। अब 8n से बच्चों 8n गया, -9 से +9 गया, तो बेटा देखना क्या बना। बेटा ये 9n+1 माइनस का 8n माइनस का 9 इक्वल्स टू देखना n+1 c2 8 की पावर 2 n+1 c3 8 की पावर 3 बोलो आया n+1 c4 8 की पावर 4 प्लस 1
बेटा इन टर्म में से 8 की पावर 2 मैक्सिमम मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ना, देखना। तो बेटा 8 की पावर 2 कॉमन निकाला तो पहली टर्म में n प्लस 1 c2, सेकेंड टर्म में n प्लस 1 c2 8 प्लस में n प्लस 1 c3 8 की पावर 2 प्लस 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 ऐसे लिख सकता हूँ। बेटा देखना अब 8 की पावर 2 मैंने अगर सबसे कॉमन निकाल लिया तो 8 की पावर 2 क्या है 64। अगर मैं बोथ साइड 64 से मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है बेटा, ये वाली वैल्यू है 9n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 90, मतलब ये इसके बराबर है। अगर मैं इसको 64 से डिवाइड दूंगा तो देखना 64 से डिवाइड हो तो रहा है क्योंकि इसके बाहर 64 आ गया। अगर मैं इसको 64 से डिवाइड दूं तो 64 से 64 गया, तो मैं कह सकता हूं ना कि ये नंबर 64 से डिवाइड होगा। तो आई थिंक आपको ये कराए गए सारे एनसीईआरटी के सवाल आपको समझ में आए गए होंगे। इसके अलावा भी हम और सवाल भी करने वाले हैं जो अच्छे लेवल के होंगे, जो कंपटीशन एग्जाम में आए होंगे। अभी मैंने बस आज बेसिक सवालों की बात करी है, आगे भी हम इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। मेरी बात आपको आज समझ में आ गई होगी। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।